सभी साथियों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका हमारे चैनल द कैरियर में। साथियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन किया था और आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे संधि प्रकरण पर, जो कि हमारी हिंदी भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आइए तत्काल हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। हमको पढ़ना क्या है? संधि। क्या पढ़ना है? संधि। ठीक साथियों, पिछली बार हमने आपको एक बार बताया था, जो शब्द व्युत्पत्ति है, शब्द व्युत्पत्ति। शब्द व्युत्पत्ति चार प्रकार से होती है, यानी इसके चार माध्यम है, चार साधन है। कौन कौन है? उपसर्ग है, प्रत्यय, संधि और समास। ठीक, इन चारों प्रकार से नए शब्द की रचना होती है, शब्द की व्युत्पत्ति होती है। बात समझ में आई? ये शब्द व्युत्पत्ति के मूल साधन है। यदि कोई कहता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इन शब्दों इनके माध्यम से भी यदि शब्दों की रचना होती है, तो ऐसा नहीं होता है। शब्द व्युत्पत्ति इन्हीं के माध्यम से होती है, जिसमें हम लोगों ने उपसर्ग को पढ़ा है, प्रत्यय को पढ़ा है, और आज बारी है संधि की। ठीक, तो आज हमको क्या पढ़ना है? संधि पढ़ना है। संधि। ठीक मित्रों, संधि ये जो है, यह संस्कृत भाषा का शब्द है। यह सम, उपसर्ग और धी मूल शब्द, जो कि धा धातु से बना हुआ है। सम, उपसर्ग, धी मूल शब्द, यह धी जो धा धातु से बना हुआ है, इन दोनों के योग से बना हुआ है क्या? संधि की रचना हुई है। धा का अर्थ होता है धारण करना। धा का अर्थ क्या होता है? धारण करना। और सम का अर्थ क्या होता है? सम्यक या भली प्रकार से। सम्यक या भली प्रकार से। ठीक, कहने का मतलब सम्यक या भली प्रकार से एक उचित स्थान पर धारण करना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या धारण करना है? तो वर्ण आदि को, यानी वर्ण आदि को जब एक निश्चित स्थान पर नियम पूर्वक उचित स्थान पर उसको रखा जाए, तब क्या होता है? संधि होता है। ठीक ना? इसके आधार पर, ठीक ना, वर्ण आदि को जब सम्यक या उचित स्थान पर रखा जाए। अच्छा, जो हमारी पिछली कक्षा है, यानी आज के पूर्व की जो कक्षाएं हैं, जो प्रारंभिक स्तर से ही जो संधि के विषय में पढ़ाया गया है या पढ़ाया जाता रहा है, उस हिसाब से जो संधि है वह क्या है? दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, आपसी मेल से जब कोई विकार या परिवर्तन होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक ना? यह परिभाषा आपको निचले स्तर में पढ़ाया गया होगा। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यह सबसे सरल परिभाषा कई बार आपको पढ़ने के लिए मिला होगा, है ना? अब देखिए, इसमें क्या लिखा है? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर का मतलब क्या होता है? आपसी। मेल का मतलब क्या होता है? मिलना होता है। जब दोनों परस्पर वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से शब्द में विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उदाहरण अभी हम थोड़ा सा एक चीज और बता ले रहे हैं, उसके बाद हम उदाहरण देंगे। ठीक,
संधि जो है, संधि का एक अर्थ और है, संधि का अर्थ है मेल या जोड़, मेल या जोड़, या इसको हम योग भी कहते हैं, ठीक ना। संधि का अर्थ क्या है? शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो संधि का अर्थ मेल, जोड़ अथवा योग होता है। लेकिन कहाँ मेल होता है, कहाँ जोड़ होता है? तो इसका उत्तर होगा दो निर्दिष्ट वर्णों में, दो निर्दिष्ट वर्णों में, ठीक है ना। मेल कहाँ होता है, जोड़ या योग की प्रक्रिया कहाँ होती है? दो निर्दिष्ट वर्णों में। देखिए, इसको समझने के लिए एक चीज और जान लीजिए कि संधि में हमेशा दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, ठीक है ना। पहला जो होता है इसको कहते हैं पूर्व पद या शब्द कहते हैं, ठीक ना। और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं द्वितीय, द्वितीय पद या द्वितीय शब्द, ठीक ना। जो पूर्व पद होता है इसको हम कहते हैं प्रथम शब्द, ठीक है ना। और जो द्वितीय पूर्व पद और ये उत्तर पद, उत्तर पद या शब्द, ठीक ना। इसको ऐसा कर लीजिए, जो पूर्व पद, ये जो पहला होता है इसको पूर्व पद कहते हैं, जो दूसरा होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। जो पूर्व पद होता है उसको हम प्रथम पद या प्रथम शब्द कहते हैं। जो उत्तर पद होता है इसको हम द्वितीय पद या द्वितीय शब्द के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अब देखिए, संधि कहाँ होता है, कैसे होता है? संधि बराबर पूर्व पद, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण धन द्वितीय पद का या उत्तर पद का, उत्तर पद का, उत्तर पद का आदि वर्ण, आदि वर्ण, ठीक ना। इनका क्या होता है? जोड़ होता है, योग होता है। पूर्व पद के का जो अंतिम वर्ण होता है वह द्वितीय पद के आदि वर्ण यानी पहले वाले वर्ण से उनका योग होता है। जब जुड़ता है, उनके जुड़ने से जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा अव, अवनि, अवनि धन ईश, ठीक है। अवनि धन ईश। अब देखिए इसके अनुसार, आप देखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण, ये पूर्व पद है या प्रथम पद है, इसका जो अंतिम वर्ण क्या है? ये देखिए छोटी की छोटी है ना, अवन लिखा है तो यहाँ पर क्या है? छोटी है। इसके बाद उत्तर पद का आदि वर्ण, आदि का मतलब प्रथम, आदि का मतलब प्रथम, तो आदि वर्ण ये इसका देखिए, इसमें से जो प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण क्या है? बड़ी है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि जब छोटी बड़ी ए के साथ मिलेगी तो दोनों मिलकर के बड़ी ई बनाएंगे या बड़ी ई की रचना होगी, ठीक ना। अब इन दोनों का यानी पूर्व पद का और उत्तर पद का योग कीजिए तो क्या होगा? बराबर अ व, इसके बाद ये दोनों मिलकर के क्या बना दिए? इसको बना दिए। तो यहाँ पर न बचा हुआ है, न पर बड़ी की मात्रा लगा दीजिए। इसके बाद ई तो समाप्त हो गया, शेष क्या बचा है? स हमने लिख दिया, क्या हो गया? अवनीश हो गया, ठीक ना। उसी प्रकार से यदि हम 60 धन उत्तरी, 60 धन उत्तरी कर दें, यह क्या है? पूर्व पद है, यह क्या है? पूर्व पद है, और यह क्या है? उत्तर पद है ना। यह पूर्व शब्द है, यह प्रथम शब्द है, यह द्वितीय शब्द है। तो प्रथम शब्द का जो अंत वर्ण है, अंतिम वर्ण, तो यहाँ पर कौन सा वर्ण है? यहाँ अ है, 60 लिखा है, ठ में असम्मिलित है। और जो द्वितीय शब्द है उत्तरी, उत्तरी का जो सबसे पहला वर्ण है, क्या लिखा हुआ है? उ। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 60 अधन उ,
दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, यानी इसकी रचना होगी। अब इसके आधार पर इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़िए, 60 और उत्तरी को जोड़िए तो क्या होगा, सा ठ पर ओ लगा दीजिए, इसके बाद ये 60 हो गया। बात समझ में आई। पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का आदि वर्ण उ दोनों मिलकर के किसकी रचना किए, ओ की। इसी हिसाब से इन दोनों का जब योग किया गया मतलब जोड़ा गया तो क्या बना, 60 बना, है ना। इसी प्रकार से यदि इसको जोड़ा जाए भू धन उत्थान, भू में हम क्या जोड़े, उत्थान, तो क्या होगा, यहां पर देखिए यह प्रथम शब्द है, इसमें क्या है, बड़ा ऊ है, और यहां पर क्या है, छोटा ऊ है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ, है ना। अब इसको जोड़िए तो क्या होगा, भूथान। ये बात समझ में आई, ये हो गया, ठीक। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, हमने बताया कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण द्वितीय पद या शब्द के आदि वर्ण से इस प्रकार मिले कि उनके मिलने से दोनों में का मतलब दोनों पक्षों में, या ऐसे कर लीजिए दोनों के बीच क्या हो जाए, विकार या परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है ना। प्रथम पद अभी हमने लिखा था, प्रथम पद का क्या, अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के आदि वर्ण से, आदि का मतलब प्रारंभिक वर्ण, शुरुआत के वर्ण से इस प्रकार मिले कि जब दोनों आपस में मिल जाएं तो दोनों जो पक्ष हैं, प्रथम पद यानी प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द दोनों के बीच में विकार उत्पन्न हो जाए अथवा परिवर्तन उत्पन्न हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए जो विकार है यानी जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, वह परिवर्तन 3 प्रकार से उत्पन्न होता है, 3 प्रकार का, यानी यह विकार 3 प्रकार का होता है। विकार 3 प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, पहला होता है आदेश, दूसरा होता है आगम, और जो तीसरा होता है वह होता है लोप। बात समझ में आ गई। जो विकार होता है वह 3 प्रकार का होता है, एक होता है आदेश, दूसरा होता है आगम और तीसरा होता है लोप। यह आदेश क्या है, यह जो आदेश है इसमें यह होता है वर्ण का पूरी तरह बदल जाना, यानी जब दो शब्दों को आपस में हम जोड़ते हैं उनमें जो वर्णों के योग होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसमें यह होता है कि एक जो वर्ण होता है, वर्ण कौन सा वर्ण, जो आपस में जुड़ते हैं, ठीक है ना, वह उनमें से एक, दोनों पदों में से एक तो होता है कि पूरी तरह से बदल जाता है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा
धन देवता, दिग् धन देवता। यहां पर देखिए, यह है प्रथम शब्द, यह द्वितीय शब्द है। कैसे जुड़ेगा? प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वाला वर्ण और जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वाला वर्ण आपस में जुड़ेंगे, है ना। तो जब ये आपस में जुड़ेंगे तो इसमें होता क्या है कि इसमें एक वर्ण क्या होता है, पूरी तरह से बदल जाता है। इसका नियम हालांकि अभी आगे पढ़ाया जाएगा किस प्रकार से बदलता है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दिग देवता। यह जो क है वह ग में बदल गया, क जो है वह ग में बदल गया, यही है आदेश। ठीक, इसके बाद जगत धन अंबा, जगत धन अंबा। यहां पर देखिए क्या है, त है और यहां पर क्या है, अ है। ठीक है ना। जब ये प्रथम शब्द को द्वितीय शब्द से जब हम योग करेंगे तो इसमें जो यह है, यह पूरी तरह से बदल जाएगा। ठीक है, और वर्ण का पूरी तरह से बदल जाना ही क्या कहलाता है, आदेश कहलाता है। जैसे कि इसमें भी बदला हुआ है, क पूरी तरह से बदल गया है। किस रूप में बदला हुआ है, ग के रूप में बदला हुआ है। और ग के रूप में बदला हुआ है तो कैसे बदला हुआ है, इसकी जानकारी अभी आगे मिलेगी, बताएंगे इसके विषय में। पहले इसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो यह बदल जाएगा तो क्या होगा, जगदम्बा। क्या होगा, जगदम्बा। ठीक, जगत और अंबा जब दोनों का योग होगा तो यह जो है पूरी तरह से बदल जाएगा। किस में, इसमें बदल जाएगा ना, ये इसमें। तो क्या होगा, जगदम्बा होगा। उसी प्रकार से एक और उदाहरण, सत धन आचरण, सत धन आचरण। इन दोनों को यदि जोड़ा जाए तो प्रथम शब्द के अंत में क्या है, त वर्ण है और द्वितीय क्या है, आ है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो इसमें कौन बदलेगा, यह बदल जाएगा। ठीक है ना। तो क्या होगा, सदाचरण, सदाचरण। तो जो है वह द के रूप में बदल गया, तो जो है वह द के रूप में बदल गया। कैसे बदला इसकी चर्चा आगे, ठीक है ना। तो जो जब योग करते समय यानी संधि करते समय वर्ण पूरी तरह से बदल जाता है तो उसको हम आदेश के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद आगम। आगम का मतलब होता है नए वर्ण का आ जाना, नए वर्ण का आ जाना। यानी जब हम संधि प्रक्रिया करते हैं, संधि करते हैं तो जब दोनों शब्द आपस में जुड़ते हैं तो जो प्रथम शब्द होता है और जो द्वितीय शब्द होता है, इन दोनों के बीच में एक नया शब्द आ जाता है, नया शब्द नहीं वर्ण आ जाता है। ठीक है ना, यहां पर। ठीक, जैसे मान लीजिए एक शीट पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, क और ख, क और ख, इन दोनों के बीच में ग आ गया। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, आगत। आगत किसको कहते हैं, इस बीच वाले को। यानी जो प्रथम शब्द है, जो द्वितीय शब्द है, उन दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बीच में एक नया शब्द आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जैसे है परिधनकार। इन दोनों को, यह देखिए प्रथम शब्द है, यह क्या है, द्वितीय शब्द है। यह प्रथम शब्द, यह द्वितीय शब्द। जब दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, परिष्कार। ठीक, देखिए हमने क्या कहा, आगम में दोनों पदों के बीच में, दोनों शब्दों के बीच में, दोनों शब्द जैसे के तैसे रहेंगे और दोनों के बीच में एक नया वर्ण आ जाएगा।
इसी को कहते हैं आगम कहते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर परि प्रथम शब्द है, कार द्वितीय शब्द है, जब दोनों का योग किया गया तो देखिए परि प्रथम शब्द जैसे के तैसे है, कार जैसे के तैसे है, और बीच में क्या आ गया, षडकोण वाला स। ठीक ना, ये आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, नए वर्ण का आ जाना यानी आगम। बात समझ में आ गई। जैसे और भी तमाम उदाहरण है, विधन छेद, विधन छेद, ये प्रथम शब्द है, यह द्वितीय शब्द है, यह प्रथम है, यह द्वितीय है। जब दोनों को हम जोड़ेंगे, संधि करेंगे तो क्या होगा, विच्छेद। प्रथम शब्द जैसे के तैसे है, दिखाई दे रहा है, द्वितीय शब्द जैसे के तैसे है, दिखाई दे रहा है, लेकिन जब दोनों का योग किया गया तो ये बीच में ये आ गया, कौन, ये। तो इसको हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से स्वच्छंद, स्वधन छंद, यहां पर देखिए ये प्रथम ये द्वितीय, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, स्वच्छंद। क्या होगा, स्वच्छंद होगा। स्व जैसे के तैसे, छंद जैसे के तैसे, और बीच में क्या, एक नया वर्ण आ गया, यह क्या है, आगम है। तो आगम वर्ण किसको कहते हैं, जब संधि की प्रक्रिया की जाती है, जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं, दोनों शब्दों के वर्ण आपस में जुड़ते हैं, तो दोनों के बीच में एक नए वर्ण का आ जाना आगम कहलाता है। और आदेश किसको कहते हैं, वर्ण का पूरी तरह से बदल जाना आदेश कहलाता है। ठीक, जैसे हमने बताया दिग्देवता, जगदम्बा और सदाचरण, ये सब क्या है, आदेश के उदाहरण है। और आगम के उदाहरण कौन है, ये है। ठीक ना, परिष्कार है, स्वच्छंद है, विच्छेद है, ये सब आगम के उदाहरण है। इसके बाद नंबर आता है लोप का। इसके बाद किसका नंबर आता है, लोप का। लोप का मतलब होता है लुप्त होना, गायब हो जाना, छिप जाना, हट जाना, दिखाई न देना इत्यादि होता है। ठीक ना, लोप का मतलब लुप्त होना, लुप्त होना या हट जाना, लुप्त होना या हट जाना, गायब हो जाना, दिखाई न देना इत्यादि होता है। ठीक ना, जब संधि की प्रक्रिया होती है, जब दोनों पद यानी दोनों शब्द आपस में जुड़ते हैं वर्णों के माध्यम से, तो इसमें होता क्या है कि इसमें का एक वर्ण प्रथम पद का वह बिल्कुल लुप्त हो जाता है, हट जाता है अथवा गायब हो जाता है। ठीक ना, उसको हम कहते हैं लोप की प्रक्रिया। ठीक ना, जैसे हमने एक उदाहरण लिखा आत्मन, आत्मन यह शब्द रूप है। आत्मन में हाँ आत्मन, आत्मन में यदि हम जोड़ दें क्या, विश्वास। ठीक ना, आत्मन और विश्वास, इसको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, आत्मविश्वास होगा, आत्मविश्वास। ठीक है ना। अब देखिए इसमें से जो आत्मन है, इसमें से न का लोप हो गया, न वर्ण का लोप हो गया ना, न वर्ण का इसमें से लोप हो गया। इसको न लोप व्यंजन संधि के नाम, न लोप भी कहते हैं, न का लोप। ठीक ना, न लोप व्यंजन संधि। ठीक, तो इसमें न का लोप हो गया, शेष क्या बचा, आत्म। यहाँ पर आत्म लिखा हुआ है, विश्वास को पूरा पूरा लिखा गया है, सिर्फ लोप हुआ है, किसका हुआ है, न वर्ण का लोप हुआ है। ठीक ना, तो जहां पर एक वर्ण का लोप हो जाया करता है उसको हम लोप कहते हैं, लुप्त होना। लोप का मतलब लुप्त होना। ठीक ना, इसी प्रकार से यदि हम लिख दें राजन धन गृह, बराबर क्या होगा, दोनों का, ये प्रथम शब्द ये द्वितीय शब्द है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, राजगृह होगा, राजगृह। ठीक है ना, इसमें से राज के बाद जो न वर्ण है, ये यहां भी इसका लोप हो गया,
और शेष जैसे के तैसे आपस में जुड़ गए, ठीक ना, यही है लोप। ठीक, इसी प्रकार से है ससिन धन कला, ससिन धन कला। ससिन में यह न हट जाएगा, क्या बचेगा, ससी जैसे के तैसे और कला जैसे के तैसे जुड़ जाएगा, क्या होगा, शशिकला होगा ना। राजगृह शशिकला स्वामी भक्त, इसका भी वही होगा, स्वामिन, स्वामिन धन भक्त। जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें से न का लोप हो जाएगा और होगा क्या, स्वामी, स्वामी भक्त, ये होगा। ठीक, तो आदेश का मतलब क्या होता है, वर्ण का पूरी तरह से बदल जाना। जब दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है, जब उसके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का आदि वर्ण आपस में जोड़ते हैं, तो उसमें से जो प्रथम पद होता है उसका अंत वाला वर्ण पूरी तरह से बदल जाया करता है, उसको हम आदेश कहते हैं। और जब दोनों शब्दों के बीच में, प्रथम और द्वितीय दोनों शब्दों के बीच में कब योग करने पर, संधि करने पर, जब एक नया वर्ण आ जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। और जब दोनों शब्दों को आपस में जोड़ने पर एक जो प्रथम पद होता है या प्रथम शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण का लोप हो जाया करता है, लुप्त हो जाता है या हट जाता है, तब उसको हम लोप कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो विकार है इन तीन प्रकार से होता है, ठीक ना। अब एक चीज और ध्यान में देंगे, यह जो आगम है, आगम जो है वह तीन प्रकार का होता है। आगम जो है वह तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है स्वरागम, स्वरागम, स्वरागम का मतलब स्वर का आगमन ना। स्वरागम का मतलब स्वर का आगमन, जब संधि प्रक्रिया होती है तो हम जैसा कि हमने बताया कि दोनों के बीच में एक नया वर्ण आ जाता है, यदि उस वर्ण में स्वर सम्मिलित है यानी स्वर का आगमन होता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, स्वरागम यानी स्वर का आगमन। दूसरा होता है व्यंजनागम, व्यंजन, व्यंजनागम यानी व्यंजन का आगम। जब व्यंजन का आगमन होता है यानी दोनों पदों के बीच में, दोनों शब्दों के बीच में व्यंजन का आगमन होता है तो उसको हम व्यंजनागम कहते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद एक और होता है अक्षरागम। अक्षरागम जब दोनों पदों के बीच में, दोनों शब्दों के बीच में, कब, जब संधि प्रक्रिया की जाती है, तब जब किसी अक्षर का आगमन होता है तब उसको हम कहते हैं अक्षरागम। ठीक है ना। इसके बाद अब ये जो तीन आगम के तीन भेद किए गए हैं, इनके भी तीन तीन भेद हैं, इनके भी तीन तीन भेद हैं। कौन कौन है, आदि, आदि स्वरागम, मध्य स्वरागम और अंत स्वरागम। ठीक है, आदि स्वरागम, मध्य स्वरागम और अंत स्वरागम। स्वर का आगमन होता है, ठीक ना, स्वर का आगमन होता है, लेकिन कहां होता है, जब आदि में होता है, आदि का मतलब प्रारंभ में होता है, तब उसको हम आदि स्वरागम कहते हैं। जब उसका आगमन मध्य में होता है तो उसको हम मध्य स्वरागम कहते हैं। और जब अंत में स्वर का आगमन होता है तब उसको हम अंत स्वरागम कहते हैं। बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से यह जो व्यंजनागम है यह भी तीन प्रकार का होता है। कौन कौन, वही आदि, मध्य और अंत। बात वही है, यहां पर व्यंजन का आगमन होता है, ठीक है ना। जब स्वर का आगमन होता है तो इसको हम स्वरागम कहते हैं, जब व्यंजन का आगमन होता है इसको हम व्यंजनागम कहते हैं। और व्यंजन का आगमन कहाँ होता है, आदि में यानी प्रारंभ में होता है तो उसको हम आदि व्यंजनागम कहते हैं। जब मध्य में होता है तो उसको हम मध्य व्यंजनागम कहते हैं। और जब अंत में होता है तब उसको हम अंत व्यंजनागम कहते हैं। उसी प्रकार से यह भी होता है तीन प्रकार का, आदि, मध्य और अंत। बात वही है, ठीक है ना। तो
तो ये 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, इसकी जो विधिवत व्याख्या है थोड़ा अभी हम नहीं करेंगे, आगे चलकर किया जाएगा। पहले हम जो पढ़ रहे हैं, जो मूल हमारा प्रकरण है यह है, तो यह सब इसी में सम्मिलित है, लेकिन जो इसके विषय में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुआ है इसका, तो पहले इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी और ले लें, उसके बाद हम उसकी ओर चलेंगे। आप घबराइएगा मत, इसकी ओर हम चलेंगे, निश्चित चलेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। संधि, बात आती है संधि के कितने प्रकार हैं। संधि के कितने प्रकार हैं, तो संधि कितने प्रकार की है ये आप जानते हैं, फिर भी जान लीजिए। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, ठीक, तीसरा होता है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक, जो स्वर संधि होता है उसका पहचान मैं लिख रहा हूं, साथ साथ आप भी लिखिए। स्वर संधि का पहचान है स्वर धन स्वर, स्वर धन स्वर। दूसरा पहचान है आ बड़ी बड़ाऊ, ये स्वर संधि का पहचान है। पहचान आपको याद रहेगा, ध्यान में रखे रहेंगे तो कहीं भी आप फंसने नहीं पाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्वर संधि का पहचान क्या है, स्वर धन स्वर, और दूसरा पहचान क्या है, आ बड़ी बड़ाऊ, ठीक। एक पहचान और, यह जो स्वर संधि है वह सवर्ण होता है या सजाती है, या सवर्ण, ठीक, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। व्यंजन संधि का पहचान है व्यंजन धन स्वर और व्यंजन धन व्यंजन, ये व्यंजन संधि का पहचान है, ठीक है ना। क्या लिखा है, व्यंजन धन स्वर, कहने का मतलब जो प्रथम पद होता है, क्या होता है, प्रथम पद, इसका जो अंतिम वर्ण होता है वह क्या होता है, व्यंजन होता है। क्या होता है, व्यंजन होता है। व्यंजन का मतलब कि स्वर से रहित वर्ण, यानी हलंत युक्त, तो व्यंजन होता है। प्रथम जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण व्यंजन होता है, और जो द्वितीय पद होता है उसका प्रारंभ यानी आदि वर्ण होता है, जो वह स्वर होता है। या तो फिर व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है, या तो व्यंजन से स्वर का मेल होता है, या तो फिर व्यंजन का व्यंजन से ही मेल होता है, वहां पर क्या होता है, व्यंजन संधि होता है, ठीक। इसके बाद विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का पहचान है विसर्ग धन स्वर और विसर्ग धन व्यंजन, ये दोनों होता है, ठीक है ना। प्रथम शब्द का अंत जो होता है वह विसर्ग से होता है, और द्वितीय पद का जो शुरुआत होता है वह स्वर होता है, दोनों का जब मेल होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। या तो फिर विसर्ग से व्यंजन का मेल होता है ना। अब ऐसा नहीं है कि विसर्ग शुरुआत में ही हो जाए, आदि में ही हो जाए, क्योंकि विसर्ग जब भी होता है तो यहाँ यानी बाद में होता है, ठीक है ना। ये विसर्ग बाद में होता है, अंत में होता है। तो ये स्वर संधि का पहचान क्या है, स्वर धन स्वर, आ बड़ी बड़ाऊ। जो स्वर संधि है वह सजाती होता है, यानी सवर्ण होता है, ठीक ना। यह सजाती क्या है, सवर्ण क्या है, अब इसके विषय में अभी बाद में बताया जाएगा, या थोड़ा सा जान लीजिए। सजाती लिखा है या सवर्ण लिखा है, इसका मतलब होता है एक स्थान से उच्चरित होने वाले, यानी ऐसे वर्ण जो एक स्थान से उच्चरित होते हैं, जिनकी प्रकृति एक होती है, उनको हम सजाती अथवा सवर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक ना।
व्यंजन संधि का पहचान है व्यंजन से स्वर का मेल होता है या फिर व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है। विसर्ग संधि का पहचान है विसर्ग से स्वर का मेल होता है या विसर्ग से व्यंजन का मेल होता है। बात समझ में आ गई। अब एक चीज और ध्यान में रखिए, यह जो स्वर संधि है वह भी 5 प्रकार का होता है। कौन कौन? दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, वृद्धि, यण और अयादि, यण और अयादि। ठीक है ना। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयादि स्वर संधि। कितना हुआ? 1 2 3 5। ठीक। जो दीर्घ स्वर संधि है उसका पहचान अच्छा हाँ, यहाँ पर जो हम पहचान यहाँ पर लिखे हुए हैं यह दीर्घ स्वर संधि का ही पहचान है। यह स्वर संधि का पहचान, इसको अभी यहाँ पर मत देखिएगा ना। दीर्घ, ये दीर्घ का ही पहचान है। ठीक है ना। दीर्घ का पहचान है आ, बड़ी, बड़ाऊ। ठीक ना। ये दीर्घ स्वर संधि का पहचान है। ठीक। और गुण संधि का पहचान क्या है? ए ओ अर। ठीक। वृद्धि संधि का पहचान है आए आओ। ठीक। यण संधि का पहचान है य व र। और अयादि संधि का पहचान है अय आय अव आव। ये ठीक ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह पहचान जो यहाँ पर लिखा गया है यह स्वर संधि का नहीं बल्कि दीर्घ स्वर संधि का पहचान है। ठीक ना। ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक ना। स्वर संधि में केवल यही होगा, स्वर से स्वर का मेल, इसको सजाती कहते हैं, सवर्ण कहते हैं, बस इतना ही। इसको आप लोग यहाँ इसके हिसाब से देखिएगा, दीर्घ के हिसाब से। ठीक। पहचान हर एक संधि का लिखा गया है, थोड़ा थोड़ा हमने बता भी दिया है। अभी इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, आप लोग घबराइएगा मत। ठीक है ना। तो आज की कक्षा यहीं पर संपन्न की जाती है। पुनः बारी बारी से संधि प्रकरण को लेकर के हम शुरू से लेकर अंत तक चलेंगे। आप लोग हमारी कक्षा में बने रहिए, कहीं भी जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं होने पाएगी। हमारा ऐसा प्रयास रहेगा। ठीक है। धन्यवाद।